आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। हम दिखाते हैं खबरें वक्त पर, क्योंकि हमें आपके वक्त की कीमत पता है। गुजरात में राज्यसभा के 3 सीटों के लिए आज मतदान हुआ और ऐसा घमासान मचा है कि क्या कहा जाए। कांग्रेस ने शिकायत की है कि 2 विधायकों के वोट रद्द कर दिए जाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने गुप्त मतदान की अपनी नियमावली का उल्लंघन करते हुए अपने मताधिकार के पर्चे को बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह को दिखा दिया था। कांग्रेस कह रही है कि चूंकि पेपर बैलेट दिखाया जा चुका था बीजेपी के एजेंट को और उसके साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को भी, तो ऐसे में यह प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और किसी भी कीमत पर इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस इस मामले को लेकर चुनाव आयोग तक पहुंची। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्रियों के दल ने भी चुनाव आयोग में बैठक की। दोबारा कांग्रेस वहां पहुंची बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर स्थिति ये बन रही है कि क्रॉस वोटिंग का ये मामला लगातार आगे है। सीसीटीवी फुटेज जो कि लगा हुआ था वो चुनाव आयोग के पास पहुंच चुका है। चुनाव आयोग उसे देखकर ये परखने की कोशिश कर रही है कि जो आरोप कांग्रेस लगाए हैं वो सत्यापित किए जा सकते हैं या नहीं। इस बीच वोटों की गिनती रुकी हुई है, मतगणना अभी तक नहीं हुई है और असमंजस इस बात को लेकर बना हुआ है कि क्या अहमद पटेल राज्यसभा की सीट बहाल रख पाएंगे या अहमद पटेल हार जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की ये जीत होगी और दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए एक ऐसी करारी शिकस्त जो शायद कांग्रेस के लंबे दिनों तक याद रहेगी। आइए आपको दिखाते हैं कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कैसे लगाने शुरू कर दिए हैं चुनाव आयोग के ठीक सामने। कांग्रेस पार्टी के व्यवहार से बहुत आश्चर्य हुआ है। एक बार वो आए, उन्होंने अपनी बात कह दी, हम आए कहाँ लगा हुआ है बात कह दी, अब दोबारा अपने और बड़े बड़े नेताओं को लेके आते हैं। ये क्या मतलब है? और फिर कहते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर का कोई पावर नहीं है और फिर कहते हैं कि ऑब्जर्वर का कोई पावर नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए, हम लोगों ने स्थिति स्पष्ट की कि चुनाव पूरा हो गया है। हमें चुनाव आयोग पर पूरा विश्वास है। देश में जो अनिश्चय की स्थिति है, सिचुएशन ऑफ कंफ्यूजन, इसको नहीं रहना चाहिए। चुनाव आयोग के नियम स्पष्ट हैं कि कांग्रेस का पूरा आरोप बेबुनियाद है। हमने चुनाव आयोग को स्पष्ट तौर से दरख्वास्त की कि 2 ऐसे विधायक हैं गुजरात में जिन्होंने अपनी वोट अनऑथोराइज्ड व्यक्ति को दिखाई। इस आधार पर रूल 39 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स और चुनाव आयोग के सर्कुलर के तहत ये दोनों वोट खारिज की जाएं, क्योंकि यही नियम और कानून है। और यही जून 11, 2016 को हरियाणा में और 2000 में इसी प्रकार से राजस्थान में वोट दिखाने और वोट की सीक्रेसी लीक करने की वजह से वोट खारिज कर दी गई थी। तो आपने देखा किस तरह से दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग अभी सीसीटीवी फुटेज देख रहा है और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि गिनती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मोहित दुबे मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ चुनाव आयोग के ठीक सामने से मौजूद हैं और साथ साथ अहमदाबाद से पूरब पटेल हैं। मोहित, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि चुनाव की ये जो पूरी सरगर्मी है, इस बीच कांग्रेस के तमाम दावे क्या अपनी जगह खड़े हो पाएंगे? अहमद पटेल को जगह मिल पाएगी या दरअसल कांग्रेस आश्वस्त नहीं है? देखिए अजय जी, आज ऐतिहासिक पल है राज्यसभा चुनाव के लिए। पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2 बार 2 बड़े सियासी दलों के नेता यहाँ पे पहुँचते हैं। सबसे पहले कांग्रेस के 2 नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, आरपीएन सिंह यहाँ पे पहुँचते हैं, याचिका देते हैं कि 2 जो विधायकों ने अपना मत दिखाया था उसको रद्द किया जाना चाहिए। उसके बाद सरकार के 5 बड़े मंत्री अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, मुख्तार अब्बास नकवी यहाँ पे पहुँचते हैं। वो अपनी बात कहते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस की याचिका को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर कांग्रेस के 5 बड़े नेता, और सबसे गौरतलब बात यह है कि CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हो रही होती है। मीटिंग लंबे वक्त चलने वाली थी, लेकिन मीटिंग को जल्दी खत्म किया गया और वहां से पी चिदम्बरम, अशोक गहलोत, रणदीप सिंह सुरजेवाला, गुलाम नबी आज़ाद वो यहाँ पे पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, जो हमने पहले याचिका दी थी वो कानून संगत है। लेकिन उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का वही डेलीगेशन दोबारा आता है और ये कहकर जाता है कि हमने जो मांग मानी थी वही सही है, लिहाजा कांग्रेस को गुमराह
नहीं करना चाहिए, लेकिन अब फैसला चुनाव आयोग को करना है। उसके दहलीज पर मामला आ चुका है, तो देखना यही दिलचस्प होगा कि आज क्या फैसला चुनाव आयोग करता है। क्या वो काउंटिंग कराता है या काउंटिंग कराने के पहले जो विधायक है उनके वोट को अवैध करता है। ये देखना बड़ा दिलचस्प अजय जी होगा। लेकिन सियासी अखाड़ा इतिहास में पहली बार चुनाव आयोग इस बातचीत के लिए। पूरब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से ये पूरा मामला खिंचता चला गया है और अहमद पटेल को लेकर जो पूरी खींचतान रही है, अहमदाबाद में क्या इसको लेकर खलबली है और क्या ये माना जा रहा है कि दरअसल अहमद पटेल को पूरी तरीके से निष्क्रिय करने की कोशिश अमित शाह एंड पार्टी ने की है? बिल्कुल, देखिए अजय जी, जिस तरह से रणनीति बनाई गई भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के द्वारा, पहले शंकर सिंह वाघेला को बागी बनाया गया, उनके साथ जो 11 विधायक थे उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग की। दूसरी बार यहाँ पर जब शंकर सिंह वाघेला आए, वो आके कह के गए कि मुझे अफसोस है कि मैं मेरे दोस्त अहमद पटेल को वोट नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं एक निष्क्रिय करने की कोशिश की जा रही है। आपने सही कहा, क्योंकि अगर अहमद पटेल राज्यसभा नहीं जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी का सबसे दावर नेता जो है वो हार जाएगा। राहुल सोनिया गांधी के बाद अगर कोई रणनीतिकार है पूरी कांग्रेस में, वो अहमद पटेल है। एक तरह से अजय जी ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दो चाणक्य के बीच में ये एक जंग है। अमित शाह की रणनीति और कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है कि अहमद पटेल को जिताया जाए, लेकिन एक गणित ये कह रहा है कि अगर ये दोनों वोट खारिज होते हैं अजय जी, तो सेकंड प्रेफरेंस पे जाना पड़ेगा और सेकंड प्रेफरेंस में कांग्रेस के पास नंबर कम है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अड़ी हुई है कि उनकी जो अर्जी है वो चुनाव आयोग मंजूर कर ले। अब सारा दारोमदार चुनाव आयोग पर है कि वो कांग्रेस की अर्जी खारिज करती है या नहीं। बहुत धन्यवाद पूरब, आपने जो समीकरण की बात की, दरअसल वही सबसे महत्वपूर्ण बात है। आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल ये पूरा का पूरा घमासान है किस लिए। समीकरण के आधार पर अगर आप देखें तो कुल वोट जो पड़े हैं वो है 176 और उसमें से उम्मीदवार हैं 4, यानी कि प्रति उम्मीदवार को जीत के लिए दरअसल जो आंकड़े चाहिए वो हैं 44 + 1 यानी कि 45 वोट। और यहीं पर आकर मामला फंस रहा है अहमद पटेल के लिए। और कोशिश कर रही है कांग्रेस कि अगर 2 विधायकों के वोट को रद्द कर दिया जाए तो ये दरअसल 43 यानी कि जीत का आंकड़ा बन जाएगा 44। और ऐसे में 44 एनसीपी का एक वोट जोड़ने पर अहमद पटेल जीत सकते हैं, क्योंकि 44 + 1 यानी कि 45 सीट और अहमद पटेल जीत जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो अगला समीकरण क्या है, जरा ये भी देख लीजिए। समीकरण 2 ये है कि कांग्रेस के 2 विधायकों का वोट रद्द नहीं होता है। ऐसे में अहमद पटेल को जीत के लिए 44 विधायकों में से एक के क्रॉस वोटिंग का शक माना जा रहा है और तब यानी कि अहमद पटेल के पास सिर्फ 43 वोट होंगे। एनसीपी के एक विधायक को ले लीजिए, 44 वोट और अहमद पटेल हार जाएंगे। सेकंड प्रेफरेंशियल वोट के आधार पर, जैसा कि अभी पूरा बता रहे थे, किसी भी कीमत पर अहमद पटेल आगे नहीं आ पाएंगे। तो स्थिति यही है। कांग्रेस चाहती है कि किसी भी कीमत पर कम से कम 2 विधायकों के ये वोट रद्द हो जाए, नहीं तो सेकंड प्रेफरेंशियल पर जाना पड़ेगा, जो कि अहमद पटेल के लिए घातक होगा और कांग्रेस की छवि हमेशा के लिए धूमिल हो जाएगी। भोला भाई गोहिल जसदण से कांग्रेस विधायक, राघव जी भाई पटेल जामनगर रूरल से कांग्रेस विधायक। कांग्रेस के इन 2 विधायकों ने आखिरी पलों में पाला क्या बदला, हंगामा खड़ा हो गया। अहमद पटेल की जीत के लिए एक एक कांग्रेसी वोट कीमती था, लेकिन इस बीच आरोप लगे कि भोला भाई और राघव जी भाई ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दोनों ने वोट देने से पहले बीजेपी के एजेंट को बैलेट पेपर दिखाए। कानून के मुताबिक रूल 39 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक ये वोट खारिज होना चाहिए। वीडियो में ये बाकायदा रिकॉर्ड हुआ है। इलेक्शन ऑब्जर्वर वहां मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने जब कानून की अवहेलना हो रही है और वो उस कानून की अवहेलना में शामिल हैं, तो और क्या बचा है। कांग्रेस ने अपनी शिकायत के साथ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। राज्यसभा की किसी एक सीट के लिए शहमात का ऐसा खेल शायद ही कभी हुआ हो। गुजरात में कांग्रेस को पहला बड़ा झटका दिया शंकर सिंह वाघेला ने। सबसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने खुली बगावत कर दी और फिर वोट देकर आए तो अहमद पटेल की हार की भविष्यवाणी भी कर दी। अफसोस इसलिए है कि इतने हमारे अजीज दोस्त हैं, हमने बार बार कहा, इसके बाद माना नहीं इन्होंने कि एमएलए जा रहे तो जाने दीजिए, तो चले गए। अभी
40 भी नहीं रहे कांग्रेस के पास। सॉरी। राज्यसभा चुनाव से पहले ही 6 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो पार्टी को अपना किला बचाने के लिए बचे हुए विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट करवाना पड़ा था। लेकिन इस सारी कवायद का अंजाम कुछ ऐसा होगा पार्टी दिग्गजों ने सोचा भी नहीं था। वोटिंग के बाद अहमदाबाद से दिल्ली तक कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। CWC की मीटिंग में भी गुजरात के इस उठापटक की चर्चा होती रही। गांधीनगर से पूरा पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। कांग्रेस के इस उठापटक के दौर से गुजर रही है, ये देखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो गुजरात की राज्यसभा के चुनाव को लेकर हो रहा है वही कांग्रेस पार्टी की स्थिति है। एक वक्त हुआ करता था 70 का दशक, जब ये कहा जाता था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यानी कि कांग्रेस की पहुंच इतनी थी कि लगता था जैसे कि जन जन कण कण में सिर्फ कांग्रेस है। लेकिन आज कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और शायद ये लड़ाई उसकी आखिरी लड़ाई साबित हो सकती है। और ये बात कोई और नहीं कह रहा बल्कि कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता अब इस तरह के बयान देने लगे हैं। जयराम रमेश का ये कहना है कि सल्तनत नहीं है लेकिन सुल्तान है। अब आप समझ जाइए कि इसका मतलब क्या है। कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व की इस लड़ाई में उस ऐसे पड़ाव पर खड़ी है जहां या तो कांग्रेस पार्टी वाकई में बचेगी या फिर इसको अस्तित्व विहीन पार्टी के तौर पर हमें मानना पड़ेगा। बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रही है, तो कांग्रेस के भीतर से भी संकट का शोर सुनाई देने लगा है। एक के बाद एक चुनाव में कांग्रेस की हार हो रही है, तो दूसरी ओर अब बयानों का संग्राम भी छिड़ता दिख रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने एक इंटरव्यू में पार्टी के हालात पर तल्ख टिप्पणी की। जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीर संकट से गुजर रही है। पार्टी 1996 से 2004 तक चुनावी संकट से गुजरी थी, जब वो सत्ता से बाहर थी। पार्टी 1977 में भी चुनावी संकट में फंस गई थी, जब वो आपातकाल के बाद चुनाव हार गई थी। लेकिन इस बार सिर्फ चुनावी संकट नहीं है, इस बार कांग्रेस अस्तित्व के संकट से गुजर रही है। इतना ही नहीं, जयराम रमेश का कहना है कि मोदी शाह की बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस की सामूहिक शक्ति कर सकती है। लेकिन कुछ नेताओं का व्यवहार ऐसा है जैसे पार्टी अभी भी सत्ता में है, सल्तनत जा चुकी है, लेकिन हम ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे अभी भी सुल्तान हैं। हमें सोचने का तरीका, कार्यशैली, छवि निर्माण का तरीका और संवाद शैली पूरी तरह बदलनी होगी। जयराम रमेश के बयान पर बवाल बढ़ा तो अब वो इस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर करने से बचते रहे। सर, क्या आप मानते हैं कांग्रेस अस्तित्व के संकट से गुजर रही है? सर, आपने जो ये कहा सर कि कांग्रेस अस्तित्व के संकट से गुजर रही है सर हाँ, लेकिन आप चलने तो दे रहे हैं, लेकिन सर ये आप मानते हैं सर आपने जो इंटरव्यू दिया है? जयराम रमेश बेशक अब खामोश है, लेकिन उनके बयान का शोर इस खामोशी में भी साफ सुनाई दे रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व सोनिया जी और राहुल जी के समकक्ष बहुत सक्षम है, काबिल है, और पूरी पार्टी जो है वो असूलों और सिद्धांतों पर जो आज से नहीं 132 साल से टेस्ट हुए हैं उन पर आगे बढ़ेगी। ये व्यक्ति के विचार हैं, हम उनको राय देंगे कि इस प्रकार की राय उजागर करने से पहले या जाहिर करने से पहले पार्टी फोरम में इनकी चर्चा होनी चाहिए, बजाय सार्वजनिक पटल पर जाकर बयान दें। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, आपकी पहुंच सोनिया जी, राहुल जी दोनों पर है। आपको अगर कुछ कहना था तो उनसे कहना चाहिए था, क्योंकि आप उनके विश्वास पात्र हैं। अपने संकट काल पर कांग्रेस में घमासान है और कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने वाली बीजेपी इस पर तंज कस रही है। एक तरह से पूरे नेतृत्व को जंग लग चुकी है, कांग्रेस पार्टी की पूरे संगठन को। जब तक ये जंग नहीं हटेगी, कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य दूर दूर तक नहीं दिखता है। कांग्रेस के संकट को देखने का नजरिया भले अलग हो, लेकिन पार्टी के तमाम दिग्गजों को इसका बखूबी एहसास है कि अगर अब भी पार्टी नहीं चेती तो वाकई उसके नाम लेवा लोगों की फहरिस्त जरूर छोटी पड़ती जाएगी। जयराम रमेश के पहले कई नेताओं ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर पार्टी नहीं सुधरी तो पार्टी के अस्तित्व पर खतरा है, लेकिन उन नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ दिया। ऐसे में अब देखना है कि जयराम रमेश का क्या रुख होता है। लेकिन पार्टी ने कहा है कि जयराम रमेश को अगर बात रखनी थी तो पार्टी के फोरम पर रखते। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन चौहान के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आइए आपको दिखाते हैं लोकसभा में आज राहुल गांधी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर किस तरह से मामला गूंजा। सत्ता पक्ष का यह मानना है कि राहुल गांधी एसपीजी के दिशा निर्देश के आधार पर चलते ही नहीं है।
इसलिए उनकी जान पर खतरा नहीं, लेकिन वो उनकी लापरवाही है। और ये बात किसी और ने नहीं कही, बल्कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में कही। दूसरी तरफ कांग्रेस ये मान रही है कि जिस तरह से राहुल गांधी की कार पर गुजरात में हमला हुआ, ये प्रदर्शित करती है कि न सिर्फ उनकी सुरक्षा में चूक हुई, बल्कि उन्हें मारने की साजिश है। कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी पर फेंके गया पत्थर सियासत का एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है। राहुल गांधी के काफिले पर पथराव और कार के बिखरे शीशों की गूंज संसद में भी सुनाई दी। अगर पीछे सीट में गिरने के बजाय अगर आगे गिर जाती तो उनकी जान चले जाती थी। कांग्रेस ने पार्टी के उपाध्यक्ष की कार पर हमले को सियासी साजिश का हिस्सा बता डाला, तो दूसरी तरफ इस मामले में खुद राजनाथ सिंह ने सदन में सफाई दी। अगर वो अगर पीछे सीट में गिरने के बजाय अगर आगे गिर जाती तो उनकी जान चले जाती थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग एक तरफ तो गोली मार के जान लेते हैं, यहाँ पर पथराबाजी करके उनकी जान लेने की कोशिश हो रही है, और हम तो डरने वाले नहीं है। ये शहीद का बेटा है, शहीद का बेटा है, 2 जान यहाँ पर चले गए हैं। पावर हेलीपैड पर पहुंचकर श्री गांधी जो बीआर कार होती है, इसे बुलेट रेस्टोरेंट कार बोलते हैं, की तरफ जा रहे थे, तभी उनके पर्सनल सेक्रेटरी पीएस ने हस्तक्षेप करते हुए उन्हें आगे की यात्रा के लिए नॉन बीआर यानी टोयोटा फॉर्च्यूनर वाहन में बैठने के लिए कहा था। श्री गांधी ने एसपीजी टीम, कनवाय मार्शल तथा स्थानीय पुलिस की बात की जगह अपने पीएस की बात को माना, पुलिस अधिकारियों की बात को नहीं माना, एसपीजी के अधिकारियों की बात को नहीं माना। मामला गांधी परिवार की बड़ी शख्सियत की वीवीआईपी सुरक्षा में सेन से जुड़ा था, लिहाजा कांग्रेस नेताओं की जुबान पर सवाल ही सवाल थे। तो वहीं राजनाथ सिंह भी पूरी तैयारी के साथ सदन में आए। राजनाथ सिंह ने पूछा कि राहुल गांधी पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों की बात क्यों नहीं सुनते। गृह मंत्री के मुताबिक राहुल गांधी ने लगातार सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन किया। पिछले 2 साल में करीब 100 बार राहुल ने सुरक्षा मापदंडों का पालन नहीं किया। 2 साल में राहुल गांधी ने लगभग 6 बार विदेश दौरा किया। इस दौरान वो 72 दिनों तक बाहर रहे, लेकिन एसपीजी की सुरक्षा नहीं दी। एक वक्तव्य आया था कि जम्मू कश्मीर में जो पथरावबाजी हो रहे थे वो टेररिस्ट कर रहे हैं, ये हम सब मानते हैं, लेकिन गुजरात में कौन से टेररिस्ट आए, वो कौन से थे, मैं वो पूछना चाहता हूँ। क्या जम्मू कश्मीर से टेररिस्ट आए थे? क्या गुजरात में बीजेपी के कार्यकर्ता टेररिस्ट बन के इनकी जान लेना चाहते थे? पिछले 2 वर्षों में श्री गांधी 6 विदेशी दौरों में 72 दिन बाहर रहे हैं। इन 72 दिनों की अवधि में एसपीजी कवर उनके साथ नहीं रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, अब स्वाभाविक है ये देश जानना चाहेगा, ये सदन जानना चाहेगा कि विदेश में कहाँ गए, क्यों नहीं उन्होंने एसपीजी कवर लिया। एसपीजी कवर तो इसीलिए मिला हुआ था, वो चाहे देश में रहें अथवा विदेश में रहें, बराबर एसपीजी कवर उनके साथ रहेगा, लेकिन जानबूझकर एसपीजी कवर को इसी देश में छोड़ देते हैं और वह विदेशों की यात्रा करते हैं। सवाल यह है कि आखिर जानबूझकर राहुल गांधी ने एसपीजी एक्ट का उल्लंघन क्यों किया। कांग्रेस को सरकार पर सवाल उठाने से पहले जनता के सामने सुरक्षा में लापरवाही बरतने की इन शिकायतों का भी जवाब देना होगा। अपने ही चक्रव्यूह में घिर गए राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर राहुल गांधी के सिक्योरिटी का मामला उठा सरकार को घेरना चाहती थी, लेकिन गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसे तथ्यों का खुलासा किया जिससे कांग्रेस चारों खाने चित है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया कि एसपीजी प्रोटेक्टी होने के बावजूद राहुल गांधी बिना एसपीजी प्रोटेक्शन के विदेश यात्राओं पर क्यों जाते हैं। आखिर राहुल गांधी क्या छुपाना चाहते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। राज्यसभा में आज कांग्रेस ने सरकार को नोट के आधार पर जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश की और उस गड़बड़ झाले को सामने भी रखा। कांग्रेस के सांसद कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि 500 रुपए और 2000 रुपए के नोट अलग अलग तरीके से प्रिंट किए जा रहे हैं और ये प्रिंटिंग कोई और नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए हो रहे हैं। जाहिर सी बात है इस बात को लेकर चिंता बड़ी है, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जिस तरह से जवाब दिया वो भी काबिल तारीफ है।
आठ नवंबर के पहले क्या कोई ऐसे नोट छप गए थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग दिखाते रहे? फेसबुक पे दिखाया। नए नोटों की छपाई को लेकर हो रही गड़बड़ी पर विपक्ष हमलावर है। सरकार पर सबसे बड़े स्कैम के आरोप लगाए जा रहे हैं। राज्यसभा में नए नोटों का मुद्दा कपिल सिब्बल ने उठाया और उसके बाद हंगामा बढ़ता ही चला गया। सर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 2 किस्म के नोट छपती है। छपाती है डिफरेंट साइज के, डिफरेंट साइज के, डिफरेंट डिजाइन के, फीचर्स के। सर, हाउ इज द पॉइंट ऑफ दरअसल नए नोटों की प्रिंटिंग को लेकर विपक्ष के आरोप हैं कि रिजर्व बैंक 2 तरह के नोट छपवा रहा है। 500 के नोटों के साइज अलग अलग हैं। 2000 के नोटों में भी अंतर देखा जा रहा है। कई नोटों के नंबर भी एक जैसे हैं। कांग्रेस के इन आरोपों को विपक्ष के दूसरे दलों का साथ भी मिला। जेडीयू समेत टीएमसी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। कोई एक देश नहीं है कि एक रिजर्व बैंक नोट छापे, 2 तरह के नोट नहीं छप सकते। ये कैसे छपे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। ये साइन मैं दे सकता हूँ आपके सामने, साइन करके दे सकता हूँ। तो दूसरी तरफ राज्यसभा में सरकार ने साफ कहा कि करेंसी पर इस तरह सवाल उठाकर लोगों को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। विपक्ष ऐसे मामलों में जिम्मेदाराना रुख अख्तियार करे। No such provision that you can flash any paper at any time and say it's a point of order. There are rules under which you give notice. You start raising issues with regard to the currency of the country in this manner and such irresponsible statements are made. राज्यसभा में विपक्ष का हंगामा कार्रवाई शुरू होने के साथ ही शुरू हो गया था। सरकार के जवाब के बावजूद सदन में विपक्ष के सांसदों की नारेबाजी जारी रही। इस हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही 7 बार स्थगित करनी पड़ी और कोई कामकाज नहीं हो सका। नोटबंदी के शोर ने राज्यसभा में एक बार फिर जोर पकड़ा। कांग्रेस नेताओं ने नए नोटों के आकार और प्रकार पर सवाल उठाए और इसको लेकर सरकार से जवाब भी मांगा, लेकिन इस शोर का कोई असर सरकार पर दिखाई नहीं दिया। बड़ी सुभाष चंद्र के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।